एनीमिया आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे थे, याद होगा, जिसमें बताए थे कि एनीमिया किसे बोलते थे कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का फंक्शन जब डिमिनिश कर जाता है। किस वजह से? जब या तो उसका क्वांटिटी गड़बड़ हो या क्वालिटी गड़बड़ होता है। तो इफ द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द आरबीसी और हीमोग्लोबिन आर अल्टर रिजल्टिंग डिक्रीज फंक्शन ऑफ द आरबीसी और हीमोग्लोबिन इन द बॉडी नोन एज एनीमिया। बताया थे आपको कि सिर्फ आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होने को एनीमिया नहीं बोलते हैं, उसके फंक्शन के कमी होने को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। या तो उसकी क्वांटिटी गड़बड़ हो या उसका क्वालिटी गड़बड़ हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर क्वांटिटी सही है तो उसका क्वालिटी सही भी हो। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी सही होते हुए भी क्वालिटी गड़बड़ होता है, जैसे थैलेसीमिया में, सिकिल सेल आरबीसी में, पर्निशियस एनीमिया में, सिडेरोब्लास्ट में। ये सब क्या है? ये सब में क्वांटिटी ऑफ द आरबीसी आर नॉर्मल बट द क्वालिटी ऑफ आरबीसी आर अल्टर। तो इसलिए हम लोग एनीमिया बताए थे आपको, हम उसी में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहला, हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या है हीमोलाइटिक एनीमिया? हीमोलाइटिक एनीमिया दो वर्ड है इसमें। हीमोलाइटिक दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। इस एनीमिया का डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन यह है कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल। ध्यान दीजिए गौर से, क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, देखिए किसका फोन। हेलो, हाँ, अरे आवाज नहीं जा रहा है। आवाज नहीं है क्या? ठीक ठीक ठीक, क्या होगी? आवाज नहीं जा रहा। हुआ? पूछो। जा तो रहा है, इसको कह नहीं गए। आवाज सब किसी को भी नहीं मिल रहा है। आवाज जा रहा है सबको? आवाज, मेरी आवाज मिल रहा है सबको? आवाज जा रहा है सबको? क्या क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है। क्लियर मतलब क्या हो रही है? आवाज वाइब्रेशन हो रही है क्या? अब ठीक है। हेलो। ये तो इसका डिफिनेशन लिखो पहले कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पूछ लो। आर नॉर्मल। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल। आरबीसी का फॉर्मेशन नॉर्मल होता है बट। हाँ सर, ये सर एडमिट तो सर, अच्छा अच्छा कर, हाँ हाँ वो तो सबको हम अथी कर दिए हैं। हाँ कर, अच्छा ठीक। काहेला सब हमको फोन कर रहे हैं। दिमाग क्या होगा? आवाज नहीं जा रहा है क्या? क्लियर नहीं जा रहा था। आप देखो, उसको वीडियो बना दो ना तो। द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल बट इट नॉट सर्वाइव इन सर्कुलेशन एट 120 डेज। ध्यान दीजिए गौर से, क्या बोले हम कि आरबीसी का फॉर्मेशन जहां से आरबीसी बनता है, जैसे ये बोन है ना, बोन मैरो से यहां से जो आरबीसी बनने का जो रेट है ये नॉर्मल है। पेशेंट डाइट नॉर्मल ले रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, यहां से फॉर्मेशन नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही यह आरबीसी सर्कुलेशन में जाता है तो सर्कुलेशन में 120 डेज तक अपना लाइफ पूरा नहीं करता है और 120 डेज से पहले ही ये ब्रेक कर जाता है और इसके कारण आरबीसी की कमी हो जाती है और आरबीसी का फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा और बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। तो क्या लिखा रहे थे कि द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल बट द सर्वाइवल ऑफ आरबीसी आर नॉट एट 120 डेज resulting anemia develop known as hemolytic anemia। मतलब फिर से समझ में आ गया, हेमोलाइटिक एनीमिया बोलेंगे कि आरबीसी का
सब कुछ अच्छा था, फॉर्मेशन रेट अच्छा है, फॉर्मेशन अच्छा है, बट वह आरबीसी 120 दिन तक सर्कुलेशन में सरवाइव नहीं करता है, किसी न किसी कारण से वो टूट जाता है। ध्यान दीजिए गौर से, क्या बोल रहे हैं, जैसे वो सर्कुलेशन में आता है यहाँ पर उसे रहना चाहिए था 120 दिन तक रहना चाहिए था, 120 दिन तक इसका फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन वह 120 दिन तक वह नहीं रह पाता है। 120 दिन से पहले ही यह आरबीसी ब्रेक कर जाता है और इसके कारण आरबीसी का फंक्शन डिमिनिश हो जाता है बॉडी में, और बोलते हैं हम लोग एनीमिया। और इस तरह के एनीमिया को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब बड़ी गौर से समझिएगा। अब एक क्वेश्चन आया, व्हाई द आरबीसी ब्रेक डाउन इन सर्कुलेशन बिफोर 120 डेज, 120 दिन से पहले ही आरबीसी क्यों टूट जाता है पहले। तो एक बात याद रखना है कि जो आरबीसी 120 दिन तक रहना चाहिए था सर्कुलेशन में, 120 दिन से पहले अगर ये टूट जाता है, आपको मालूम है कि नॉर्मल आरबीसी का ब्रेकडाउन स्प्लीन में होता है, लेकिन यहाँ पर अब नॉर्मल आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है, और अब नॉर्मल आरबीसी ब्रेकडाउन जब होगा तो क्या क्या इफेक्ट होगी ये तो बॉडी पे अभी आगे। पहले तो हम ये जान लें कि हवाई क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या कारण है इसका ब्रेकडाउन होने का। व्हाई द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी बिफोर 120 加9170471172है, ，incoming इसके call。 पीछे दो रीजन है। पहला रीजन加है 9170047117。 एक्सट्रिंसिक कॉजेज, एक्सट्रिंसिक कॉज, और दूसरा है इंट्रिंसिक कॉज, इंट्रिंसिक कॉज, यानी ये आरबीसी के टूटने का दो कारण है, एक्सट्रिंसिक कॉज, इंट्रिंसिक कॉज। यानी जैसे एक्सट्रिंसिक कॉज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसमें आरबीसी है, ये आरबीसी मूव कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई ऐसे कारण हो गए, बाहर से कोई ऐसे कारण, ऐसा इटियोलॉजी जो उस सेल के बाहर से उसको तोड़ दे रहा है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज। और इंट्रिंसिक मतलब आरबीसी के अंदर कोई कारण है जिसके कारण वो ब्रेक हो रहा है। बहुत जल्दी समझ ले, अब देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक कॉज का मतलब कैसे होगा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी कॉज क्या है जो आरबीसी को तोड़ दे रहा है, आरबीसी नहीं सर्वाइव कर रहा है। तो क्यों ऐसा हुआ कि आरबीसी 120 दिन से पहले टूट जा रहा है, बाहरी कारण क्या है इसका। तो सबसे पहला एक्सट्रिंसिक कॉज का सबसे फर्स्ट कारण है इंजुरी। कौन सा इंजुरी, आरबीसी इंज्योर्ड हो रहा है, आरबीसी इंज्योर्ड हो रहा है। 加9170471172 ，incoming call。 तो आरबीसी इंज्योर्ड हो रहा है। तो आरबीसी इंज्योर्ड कैसे हो रहा है, यानी कि ट्रॉमा इन आरबीसी, इसको बोलते हैं ट्रॉमा डेवलप हो जाना। अरे आरबीसी में ट्रॉमा होना, आरबीसी एक्सीडेंट हो जाए, क्या हुआ। बिल्कुल आवाज बहुत कट के आ रही है। आवाज कट के कैसे जा रही है, अब कैसा आवाज जा रहा है। आवाज पूरा क्लियर नहीं जा रही है, क्लियर आवाज नहीं है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है, अभी आ रही है। अब जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आ रही तो उसको लिखिएगा। आइडिया तो यूज कर रहा है नेट के। आगे करो इसको थोड़ा सा, क्या हुआ, नहीं आवाज जा रही है। इसको पुश करो ना। आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, वो मेम्ब्रेन के बाहर का कोई कॉज होता है। जैसे सबसे पहला लिखिएगा ट्रॉमा या इंजुरी इन आरबीसी। तो ट्रॉमा कैसे डेवलप करता है, सबसे पहला लिखिएगा हाई इंक्रीज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण आरबीसी ब्रेक करता है। जैसे जब ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में आरबीसी ब्रेक करता है। तो पहला कॉज हो जाएगा जो ट्रॉमा या इंजुरी में
सीवियर एक्सरसाइज। दूसरा हो जाएगा इसमें मेटेलिक वाल्व। अगर हार्ट में जो वाल्व लगा हुआ है अगर वो मेटल का लगा हुआ होता है, याद रखिएगा बड़ी गौर से कि अगर हार्ट का वाल्व अगर मेटल का होगा तो आरबीसी ब्रेक होगा और उस कंडीशन में भी होगा हीमोलाइसिस। तीसरी बात加918709949937 incoming दूसरा किया है अभी, काट दिए, दीपक कपूर किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वह आरबीसी अगर भाल्व मेटालिक होगा तब भी यह आरबीसी ब्रेक होता है। अगला स्टंट, अगर कहीं पर स्टंट लगा हुआ है ब्लड वेसल्स में, आप खुद जान रहे हो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें बीच में कहीं स्टंट लगा हुआ है ऐसे मान लिया जाए, और जब इससे आरबीसी क्रॉस करेगा तो आरबीसी तो ब्रेक करेगा ही ना। इसलिए जिस पेशेंट को स्टंट लगा होता है ना उसको नहीं बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं तो तुरंत वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाएगा, क्योंकि एक तो स्टंट लगा हुआ है वहां पर, और अगर आरबीसी क्रॉस करेगा इससे तो आरबीसी ब्रेक करेगा इस कंडीशन में। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज याद रखिएगा। तो एक्सटेंसिव कॉज में एक सबसे बड़ा कॉज जो आता है ट्रॉमा, जिसमें ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर भी आरबीसी टूटता है, याद रखिएगा। बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने पर अगर मेटालिक वाल्व हो तभी आरबीसी ब्रेक कर सकता है। अगर सपोज दैट स्टंट लगा हुआ है तब भी आरबीसी ब्रेक करता है। उसके बाद आरबीसी ब्रेक करने का अगला कॉज आता है जैसे सेप्टिसेमिया। अगर ब्लड में पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में आरबीसी ब्रेक करता है, ज़्यादा ब्रेक करता है। अगला है पॉइजन या टॉक्सिन। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन दो तरह का होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन एक साइटोटॉक्सिन। कुछ ऐसे पॉइजन होता है जिसके कारण आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, इस कॉज से भी हीमोलाइसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज आता है जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया का इन्फेक्शन, मलेरिया के इन्फेक्शन से भी आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। अगला आता है हीट। बर्न होने की वजह से, जलने के कारण अगर बॉडी अगर हीट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी में अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर हो जाता है, याद रखिएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने पर आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है। और बर्न जब होता है तो बर्न में तो 150 टेम्परेचर, 200 टेम्परेचर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, और यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में भी आरबीसी ब्रेक करता है। तो आरबीसी ब्रेक होने का एक्सट्रिंसिक कॉजेज मतलब बाहरी कॉजेज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक दो कोई और भी आता है जैसे RH एंटीबॉडी है। RH एंटीबॉडी के कारण RH एंटीबॉडी है तो सब कनेक्टेड है। RH एंटीबॉडी, यह एंटीबॉडी भी आरबीसी को ब्रेक करता है और इसके कारण भी हीमोलाइसिस होता है, उस कंडीशन में हीमोलाइसिस हो सकता है। अगला आता है कुछ ड्रग्स है। क्या नहीं हो रहा है, कैसा नहीं ना हो गया, आवाज आ रही है? हाँ हम खड़े से फोन किए थे। तो ड्रग्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होता है जैसे ये क्लोरोफेनिकॉल एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन जो कोल्ड एक्सपोजर लगने पर उसको दिया जाता है, इसके कारण भी वो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो ड्रग्स है, टॉक्सिन है, और जो एक्सटर्नल कॉजेज, इस सारे कॉज क्या है, एक्सटर्नल कॉज आता है। दूसरा आता है加91748138575656इंटरनल कॉज, यानी incoming call किसका है,加9174रिकॉर्डिंग नहीं होने दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, बोलिए आप। इंट्रिंसिक कॉज में क्या होता है कि जो आरबीसी के इंटरनल कारण है, आरबीसी के अंदर का कोई कारण है जिसके कारण आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। तो इंटरनल कॉज में क्या क्या आता है, इंटरनल कॉज में लिखते जाइएगा। सबसे पहला, सबसे नंबर 1 सिकल सेल HbS फॉर्मेशन। HbS मतलब सिकल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। सिकल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है। सिकल शेप मतलब जो डम्बेल शेप की जगह पे तो है।
जहाँ तो रहा था अभी डम्बल शेप की जगह वह सिकिल शेप हो जाता है। मेट्रो तो ठीक। इसकी जगह पे वो सिकिल शेप हो जाता है। तो इसके जगह डम्बल होने जैसा आरबीसी का फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए था, इसकी जगह वो डम्बल कैसे हो जाता है? यह इंट्रिंसिक कॉज है। क्या कारण है? जेनेटिक कॉज है। कुछ जीन के कारण इसका जो हीमोग्लोबिन है वह सही ढंग से नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन अबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सिकिल सेल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि जब भी इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत याद रखिएगा, वह HbF होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में हीमोग्लोबिन HbF होता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा होता है। 2 अल्फा 2 गामा, यह इसी से बनता है हीमोग्लोबिन और उसको बोलते हैं HbF कहते हैं। तो 2 अल्फा 2 गामा, तो बीटा चेन में बताते हैं आपको हम कि जो HbF में जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें नंबर 1 पर वेलिन होता है और 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, और 7वें नंबर पर ग्लाइसिन होता है। हम इसलिए डिटेल बता रहे हैं कि कई बार नीट में ये डिटेल पूछता है इसके बारे में कि किस एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है। तो नॉर्मल में जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें 1 नंबर पर वेलिन होता है, क्योंकि ये जो बीटा चेन है, जो यहाँ पर गामा चेन देख रहे हो, ये गामा चेन में 146 एमिनो एसिड होता है, 146 एमिनो एसिड होता है, जिसमें 1 नंबर पे वेलिन होता है और 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड और 7वें पे ग्लाइसिन होता है। जब आफ्टर बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ याद रखिएगा, बर्थ के बाद 6 महीने के बाद, 6ठे महीने के बाद, बर्थ के 6 महीने बाद क्या होता है कि वेलिन नंबर 1 पे ही रहता है और जो 6ठे नंबर पे जो ग्लाइसिन जो 6ठे नंबर पे जो ग्लाइसिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, जो 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है वो चला जाता है 7वें पर, और 7वें वाला ग्लाइसिन जो होता है वो चलाता है 6ठे पर। फिर से सुनिए गौर से, 6 महीने के बाद जो 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है वो चला जाता है 7वें पर, और 7वें वाला जो ग्लाइसिन होता है वो चलाता है 6ठे पर और बनता है बीटा चेन। डेल्टा की गामा की जगह क्या बन जाता है? बीटा चेन बनता है, और इसके कारण फिर अब एडल्ट हीमोग्लोबिन बन जाता है, उसको HbA कहते हैं। बस इतना से क्या होता है ना, बस इतने चेंज होने से HbA हो जाता है, HbF से HbA हो जाता है। HbF का लाइफ स्पान, हाँ क्या हो रहा है, नहीं जा रही है। HbF का लाइफ स्पान 90 डेज का होता है। HbA का लाइफ स्पान 120 दिन का होता है। HbF 60 दिन में भी टूट सकता है। HbA 120 दिन में रहता है HbA का लाइफ। अब क्या होता है ना कि इतने में चेंज होता है। अब क्या होता है ना कि ये जो चेंजेस होता है तो जीन के कारण होता है। अब किसी कारण से अगर जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे, क्रोमोसोम 6 पर जो जीन होता है 16 नंबर पर, वहाँ पर एक जीन होता है HbS, जिसके प्रेजेंट होने के कारण होता क्या हो यहाँ पर कि जो ग्लाइसिन जिसको कि 6ठे पे आना चाहिए था वो ग्लाइसिन 6ठे पर नहीं आकर के होता क्या है, वेलिन पहले नंबर पर और 6ठे पर ग्लाइसिन होना चाहिए था, 7वें पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वो ग्लाइसिन चला आता है फर्स्ट पर और वेलिन चला जाता है 6ठे नंबर पर। यह ध्यान दीजिएगा गौर से। बस इतना चेंज होने के कारण जो प्रोटीन होता है वह अल्टर हो जाता है, और वह प्रोटीन इनसॉल्युबल होने के कारण वह प्रोटीन इनसॉल्युबल हो जाता है। अगर बीटा चेन रहता तो सॉल्युबल रहता, जो अब ये गामा की जगह अब बन जाता है 2 अल्फा 2 डेल्टा बन जाता है, और इसके कारण यह प्रोटीन इस आरबीसी के अंदर डिपोजिट होने लगता है, सॉल्युबल नहीं रहता है, ये इनसॉल्युबल बन जाता है, और इसी के कारण जो ये बनता है हीमोग्लोबिन, सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं। और
यह आरबीसी का शेप इलोंगेट कर जाता है और यह आरबीसी सरवाइव नहीं करता है सर्कुलेशन में, क्योंकि इस आरबीसी में इसमें और इसमें अंतर यह है कि ये आरबीसी आसानी से सर्कुलेट कर जाता है, ये सर्कुलेट नहीं करता है क्योंकि सिकिल हो गया है। ये इसके अंदर का जो पोटासियम होता है वो बाहर निकल जाता है, पोटासियम बाहर निकलने से अंदर का साइटोप्लाज्म एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने से आरबीसी का लाइफ स्पैन घट जाता है और इसके कारण ये आरबीसी ब्रेक कर जाता है आसानी से। इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाता है सिकल सेल का। तो इसके कारण जो हम बता रहे थे, खैर इतना डिटेल इसलिए बताना था कि नीट से इससे क्वेश्चन भी आता है कि सिकल हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो सिकल हीमोग्लोबिन जो पहले नंबर पर जो सबसे फर्स्ट बताए थे, इंट्रिंसिक कॉज, जिसमें जेनेटिक जीन के कारण से, अभी देखें आप पूरा कहानी कि जीन के वजह से एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया और एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने से जो आरबीसी इलोंगेट कर जाता है और यह आरबीसी सर्कुलेशन में सर्वाइव नहीं करता है, यह आरबीसी टूट जाता है आसानी से और इसके कारण पेशेंट में डेवलप होता है एनीमिया, जिसको बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट जो आता है वो है HBT या थैलेसीमिया अब क्या है थैलेसीमिया, क्या होता है थैलेसीमिया? जानते हैं कि जब आरबीसी का शेप थैलस हो जाता है, आरबीसी का शेप थैलस होने के कारण वह आरबीसी सर्वाइव नहीं करता है। थैलस होने के पीछे क्या कारण है? थैलस क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर ये आरबीसी डंबल कब होता है कि जब इसमें 2 अल्फा 2 बीटा की जैसा ग्लोबिन प्रोटीन होता है, अल्फा में 141 एमिनो एसिड और बीटा में 146 एमिनो एसिड होता है, तब जाकर के आरबीसी एक अच्छा बनता है। लेकिन जब किसी कारणवश यह एमिनो एसिड का नंबर अगर रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, अगर ये अल्फा में 141 की जगह 120 एमिनो एसिड है, बीटा में 146 की जगह 130 एमिनो एसिड है, तो इस कंडीशन में आरबीसी थैलस हो जाता है और यह आरबीसी सर्कुलेशन में सर्वाइव नहीं करता है। तो फिर से समझिएगा थैलेसीमिया किसको बोलते हैं। थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर, ध्यान दीजिए गौर से। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजॉर्डर है जिसमें आरबीसी का शेप थैलस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एमिनो एसिड है उसका नंबर डिक्रीज कर जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ, क्योंकि जो सिकल सेल वाला जो था वह क्या था? क्वालिटी अबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्वालिटी अबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिए गौर से। और ये जो है क्वांटिटी अबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब इसमें जो एमिनो एसिड का जो नंबर है वह जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है, उससे घट जाता है और उसकी वजह से आरबीसी का शेप थैलस हो जाता है, ये सर्वाइव नहीं करता है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, माइनर थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया, ध्यान दीजिए गौर से क्या बोल रहे हैं। थैलेसीमिया इज ए 2 टाइप, थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, माइनर एंड मेजर। माइनर थैलेसीमिया किसको बोलते हैं? जब दोनों में किसी एक चेन में या तो अल्फा में या बीटा में किसी एक में अगर एमिनो एसिड रिड्यूस करता है तब उसको बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया, ध्यान दीजिए गौर से, माइनर थैलेसीमिया किसको बोलते हैं? कि जब, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर, पहला माइनर और मेजर दोनों में डिफरेंस करके लिखिएगा। सबसे पहला डिफरेंस, जब दोनों में किसी एक चेन में जब एमिनो एसिड का नंबर रिड्यूस करता है तब उसको माइनर बोलते हैं। और मेजर, जब जब चेन का नंबर एमिनो एसिड का नंबर रिड्यूस करता है तो उसको मेजर थैलेसीमिया बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा। माइनर थैलेसीमिया जब अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक चेन का नंबर का एमिनो एसिड रिड्यूस करता है तब उसको बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया। और जब दोनों एमिनो एसिड का नंबर, जो दोनों चेन का एमिनो एसिड का नंबर रिड्यूस करता है तब उसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया। दूसरा अंतर, माइनर थैलेसीमिया एडवांस एज में जाकर होता है
मेजर थैलेसीमिया चाइल्डहुड में हो जाता है। ध्यान दीजिए गौर से, क्या बोल रहे हैं, माइनर थैलेसीमिया एडवांस एज में होता है, जो कि मेजर चाइल्डहुड में हो जाता है। तीसरा अंतर, माइनर थैलेसीमिया में पेशेंट सरवाइव करता है, लंबा कर सकता है, कर भी जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ करते रहे मैं अगर तो आराम से सर्वाइव करता है। याद रखिएगा, मेजर थैलेसीमिया सर्वाइव नहीं करता है। मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट बहुत जल्दी मर जाता है। माइनर थैलेसीमिया तब होता है कि जब दो में से कोई एक पेरेंट को होता है थैलेसीमिया, फादर या मदर में से कोई एक पेरेंट को थैलेसीमिया होता है, तब होता है माइनर थैलेसीमिया। मेजर थैलेसीमिया किस कब होता है, जब दोनों पेरेंट सफरर हो अगर थैलेसीमिया में, तो उसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया बोलते हैं। तो इस तरह से माइनर और मेजर दो तरह का थैलेसीमिया होता है। माइनर थैलेसीमिया में बोले आपको कि पेशेंट लंबा सर्वाइव कर सकता है, कर भी जाता है। बोरिक में देखिएगा एक मेडिसिन लिखा हुआ है, लेसिथिनम में देखिएगा, लेसिथिनम में ही है शायद, हाँ वही है, वह उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट कि पेशेंट में अगर बीटा थैलेसीमिया हो तो उसका मेडिसिन चलाते हैं और पेशेंट अच्छा उसमें उसका रिजल्ट भी देखते हैं, पेशेंट सर्वाइव कर भी जाता है उसमें। तो हम क्या बता रहे थे आपको, बट मेजर थैलेसीमिया में पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है, तो वही बताए थे आपको। तो थैलेसीमिया इसमें भी क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है और पेशेंट थैलेसीमिक आरबीसी का लाइफ जो होता है वह 10 से 20 दिन का होता है। याद रखिएगा, 10 से 20 दिन में आरबीसी टूट जाता है। जैसे सिकिल सेल हीमोग्लोबिन में, याद रखिएगा, सिकिल सेल हीमोग्लोबिन का जो लाइफ होता है उसका भी लाइफ 10 से 15 दिन का ही होता है। 10 से 15 दिन में सिकिल सेल आरबीसी टूट जाता है और 10 से 20 दिन में थैलेसीमिक आरबीसी टूट जाता है, यानी दोनों सर्वाइवल नहीं होता है। तो इस तरह से आपने, अच्छा इस थैलेसीमिया का भी कारण क्या है, यह भी जेनेटिक होता है, क्योंकि एमिनो एसिड का सीक्वेंस, एमिनो एसिड का जो कंट्रोल है, प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है। प्रोटीन है ना, अल्फा बीटा दोनों प्रोटीन है, और प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम करता है और राइबोसोम को कंट्रोल डीएनए करता है, और डीएनए जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसलिए सिकिल सेल हीमोग्लोबिन भी आपका जेनेटिक था और थैलेसीमिया भी जेनेटिक डिजीज होता है। ये दोनों बहुत टफ है इसको ट्रीटमेंट करना। हाँ, ऐसे ट्रीटमेंट में हम लोग जैसे जेनेटिक लेवल पे हम लोग कुछ चलाते हैं, उस तरह का कोई मेडिसिन, या न्यूक्लियर लेवल पर कोई मेडिसिन देना चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या है कॉस्ट्यूम वगैरह चला के कुछ कभी कभी देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सर्वाइवल पेशेंट का आ सकता है ये, लेकिन इतना श्योर है क्योर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग सर्वाइवल उसको बढ़ा सकते हैं। जो आरबीसी 20 दिन में टूटता था वो आरबीसी 40 दिन में टूटे ब्रेक होगा, वो आरबीसी 60 दिन में ब्रेक होगा, लेकिन पेशेंट तो ठीक नहीं होगा। तो दो कारण आप जो देखा अभी इंट्रिंसिक कॉजेज। अब हम लोग जो तीसरा कॉज देखते हैं, टाइम है कि खत्म हो गया? तो अगला जो इंट्रिंसिक कॉज है वो कॉज आता है G6PD डिफिशियंसी। लिखिएगा G6PD डिफिशियंसी, इसका भी टेस्ट G6PD डिफिशियंसी फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका भी टेस्ट लोग कराते हैं। और G6PD का जो पेशेंट है डिफिशियंसी का मरीज, इसका भी पेशेंट होता है, यह भी एक जेनेटिक डिजीज है। लिखिएगा क्या है ये, इट इज ए टाइप ऑफ एंजाइम, सेलुलर एंजाइम, it is a type of cellular enzyme help in ATP synthesis और glycolysis in RBC। ये है क्या कि यह एक टाइप का सेलुलर एंजाइम है जो आरबीसी के अंदर होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस कराता है और इसी से एटीपी बनता है, यही एंजाइम है। और इस एंजाइम का सिंथेसिस जब आरबीसी जब मॉडिफाइड होते रहता है, आरबीसी का जब फॉर्मेशन होते रहता है ना, उस आरबीसी के फॉर्मेशन होते समय यह एंजाइम आरबीसी में स्टोर हो जाता है, यह एंजाइम आरबीसी में स्टोर हो जाता है। और नॉर्मल पर्सन में यह एंजाइम
120 दिन तक एटीपी बनाते रहता है। लेकिन अगर आरबीसी बनते समय किसी जीन के कारण डीएनए म्यूटेशन में किसी तरह की दिक्कत अगर हो गई तो उस कंडीशन में ये G6PD का जो अमाउंट है वो घट जाता है। G6PD का अमाउंट घट जाता है। G6PD जितना रहना चाहिए उतना रह नहीं पाता है और एटीपी का सिंथेसिस घटने लगता है और आरबीसी 120 दिन से पहले वह ब्रेक कर जाता है और इस कंडीशन से डेवलप होता है हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस का एक यह भी कारण है G6PD डिफिशियंसी। नेक्स्ट कारण पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी अगला कारण देखिएगा। आप जानते हो एक बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, थोड़ा सा इससे थोड़ी सी हट रहा है लिंक से। नॉर्मल कंडीशन में आप जानते हो कि नॉर्मल किसी दूसरे सेल में बड़ी गौर समझिएगा, दूसरे सेल में, बॉडी के दूसरे सेल में आरबीसी को छोड़ कर बोल रहे हैं कि जब ग्लूकोज इंटर करता है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान ब्रेक होकर के और पायरुविक एसिड बनता है, सुने होंगे आप। और फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और जाके क्रेब्स साइकिल बनाता है। तब ये पूरे रिएक्शन के दरमियान 36 एटीपी बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहता है, अगर सपोज दैट ऑक्सीजन नहीं रहता है तो यह पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाना जरूरी है, फर्दर चेंज होना जरूरी है। अगर लैक्टिक एसिड में चेंज नहीं होगा तो सेल डैमेज कर जाएगा। फिर समझिएगा गौर से कि अगर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज करता है तो ऑक्सीजन रहेगा तो क्रेब्स साइकिल होगा, नहीं रहेगा तो तुरंत लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड में चेंज होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज यहाँ पे रहता है एंजाइम और लैक्टिक एसिड बनने से सेल सर्वाइव कर जाता है, सेल रह जाता है। लेकिन अगर सपोज दैट अगर पायरुवेट काइनेज अगर नहीं होता तो तो क्या होता, जैसे ही सेल में ऑक्सीजन नहीं जाता सेल तुरंत डेथ कर जाता। लेकिन सेल इतना जल्दी डेथ नहीं करता है। हाइपोक्सिया कंडीशन में सेल डेथ होने में समय लगता है, आपको मालूम होगा। नहीं तो हाइपोक्सिया होने पे थोड़ा सा सांस बंद करते पता चलता पूरे सेल डेथ कर गया बॉडी का। याद रखिएगा, इतना आसान से सेल डेथ नहीं करता है, ये पायरुवेट काइनेज रोक के रखता है। लेकिन अब आइए बात यहाँ पर, आरबीसी के अंदर आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। मजबूरी में क्या होता है, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज करता है और तुरंत लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाता है, क्योंकि वहाँ क्रेब्स साइकिल नहीं होता है इसमें आरबीसी में। और पायरुवेट काइनेज के कारण ही ये आरबीसी भी सर्वाइव करता है। तो अगर ये पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी हो गई अगर सपोज दैट किसी आरबीसी के अंदर, तो वह आरबीसी भी 120 दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा। बड़ी गौर समझिएगा कि पायरुवेट काइनेज पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में फर्दर चेंज कर देता है, जिसके कारण आरबीसी सर्वाइव हो जाता है। लेकिन अगर आरबीसी में पायरुवेट काइनेज नहीं होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्सन नहीं होगा पायरुवेट काइनेज, और वह पायरुविक एसिड बढ़ते जाएगा सेल में और आरबीसी ब्रेक कर जाएगी तुरंत। इसके कारण भी एनीमिया डेवलप करता है, हेमोलाइटिक एनीमिया। अगला है सिडेरोब्लास्ट। कोशिश कीजिएगा खत्म करने का। सिडेरोब्लास्ट लास्ट है इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम पैथोजेनिसिटी, इसका नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनिसिटी ऑफ द आरबीसी हेमोलाइसिस, हेमोलाइटिक एनीमिया। सिडेरोब्लास्ट में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर आयरन का अमाउंट ज़्यादा इंटर कर जाता है, जरूरी से ज़्यादा, याद रखिएगा, जरूरत से ज़्यादा आयरन इसके अंदर आरबीसी के अंदर इंटर कर जाता है, और जिसके कारण आरबीसी में डेवलप होता है हीमोक्रोमेसिया। हीमोक्रोमेसिया बोलते हैं, हीमोक्रोमेसिया, याद रखिएगा। आरबीसी के अंदर याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर आयरन का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा चला जाता है, इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेसिया, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिडेरोब्लास्ट बोलते हैं। और इस कंडीशन से आरबीसी सर्वाइव नहीं करता है, आरबीसी का वेट बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे पैथोजेनिसिटी ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर,
उस दिन खत्म करेंगे इसको। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए।